शिक्षक, पत्रकार, साहित्यकार, कवि, समाजसेवी, लेखक, प्रवक्ता, कुशल राजनीतिक जैसी बहुत सी खूबियां अपने आप में समेटे सियासत की एक ऐसी शख्सियत जो अपने उसूलों और आदर्शों को लेकर जितना सख्त है, भीतर से उतने ही भावुक कवि हृदय हैं। सियासत में अपनी बेबाक शैली, नेतृत्व क्षमता और असाधारण प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। एक छोटे पद से लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पद तक का सफर तय करने वाली शख्सियत का नाम है हृदय नारायण दीक्षित। इनका जन्म उन्नाव जिले के कृषक परिवार में हुआ। इनकी संघर्ष की नींव यहीं पर पड़ी। बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और स्वयं सेवक की तरह ही काम किया। विद्यार्थी जीवन से ही ये भारतीय जनसंघ से जुड़कर राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। भारतीय जनसंघ के विभिन्न पदों पर काम किया। अपनी राष्ट्रवादी सोच के कारण ही इन्होंने जन आंदोलन की मशाल उठा ली। आपातकाल में मीसा के तहत ये 18 महीने लगातार जेल में रहे। साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय भूमिका में शामिल हो गए। अपनी भाषण शैली की वजह से जल्द ही इनकी गिनती कद्दावर नेताओं में होने लगी। साल 1985 भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सामान्य निर्वाचन में पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार 5 बार विधायक और 1 बार सदस्य विधान परिषद के रूप में विधानसभा पहुंचते रहे। समय समय पर पार्टी के महत्वपूर्ण पदों को भी संभालते रहे। संविधान और संसदीय मामलों की समझ इनको राजनीति में एक अलग दर्जा देती है। राजनीतिक जीवन में अपने व्यवहार के दम पर इन्होंने सभी के दिल जीत रखे हैं। जब योगी सरकार का गठन हुआ तो विधानसभा अध्यक्ष के पद पर विपक्ष ने भी सर्वसम्मति से अपनी मोहर लगा दी। एक पत्रकार के रूप में देश के प्रतिष्ठित अखबारों और पत्रिकाओं में करीब 5000 लेख प्रकाशित हो चुके हैं। अपनी लेखन क्षमता के बदौलत अभी तक 32 किताबें लिख चुके हैं। राष्ट्रवाद के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं। तो आज हम आपको जनतंत्र टीवी पर इस बड़ी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं। दीक्षित जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपके प्रतिष्ठित चैनल को और आपको भी। आप बहुत बड़े संवैधानिक पद पे हैं। आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं और जिस तरह चुनाव से पहले बंगाल में आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला हुआ है, कैसे इसको लेते हैं? लोकतंत्र में वैचारिक असहमति होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन किसी भी दल को, दल के समूह को अथवा राजनीतिक कार्यकर्ता को हिंसा की कार्रवाई में भाग नहीं लेना चाहिए। इससे लोकतंत्र कमज़ोर होता है। जो कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी के साथ, उससे भारत और भारत के बाहर भी अपयश मिला है और देश इसको देख रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, भारत के राष्ट्र जीवन के सभी क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। उसका स्वागत करना चाहिए। कभी कोई दल सत्ता में रहता है, कभी दूसरा दल सत्ता में रहता है, तो आपस में प्रेम संबंध, वाद विवाद और संवाद का वातावरण जरूरी होता है। पश्चिम बंगाल की घटना निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को लगभग 6 साल हो गए हैं। कैसे लेते हैं इस कार्यकाल को आप? माननीय नरेंद्र मोदी जी के 6 वर्ष ये भारत के इतिहास में पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण है। देश का मनोबल बढ़ा है। विदेश नीति के मोर्चे पर भारत का यश बढ़ा है। भारत के प्रति दुनिया के तमाम देशों में आदर भाव बढ़ा है और यह सब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। किसान नाराज है, अन्नदाता जो है वो धरने बैठे हुए हैं, 14वां दिन है, तो ये कितना बेहतर मानते हैं? ये बहुत बुरी बात नहीं लग रही आपको? किसानों की समस्या और उनके आंदोलन, इससे
नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत आदर्श लोकतंत्री तरीके से निपट रही है। अनेक दौर की वार्ताओं के लिए माननीय मंत्रीगणों ने, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी और भी मंत्रियों ने वार्ता में हिस्सा लिया है। किसानों को वार्ता के लिए कई बार के दौर के लिए बुलाया गया है। एक आदर्श सरकार इससे अच्छा क्या कर सकती है कि बार बार का निमंत्रण कि आइए हम लोग बैठें, आपकी कठिनाइयाँ दूर करें, आपके भ्रम दूर करें और आपस में वार्ता करके, संवाद करके समस्या का समाधान करें। सरकार अभी भी सजग है संवाद को लेकर। जान पड़ता है कि किसानों के इस आंदोलन के भीतर कुछ ऐसे तत्व भी शामिल हो गए हैं जिनकी रुचि किसानों की समस्याओं या राष्ट्रीय चुनौती में नहीं है। उनकी रुचि माननीय नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत विरोध में है। अनेक लोगों को आपके प्रतिष्ठित चैनल ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ऐसे तत्वों को दिखाया भी है कि वह सीधे नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी कर रहे हैं। एक टिप्पणी में तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के हत्या को हश्र कहा गया और कहा गया कि मोदी जी की को चेतावनी है इसके आधार पर। यह संभवतः कनाडा की खबर थी। तो इस तरह किसान आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने के प्रयास भी हो रहे हैं। मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार माध्यम से किसानों से अनुरोध करूंगा कि वह सरकार के साथ बैठकर समस्या का समाधान करें। आंदोलन के बाद भी बात ही होती है। योगी जी आपके मुख्यमंत्री हैं, योगी जी कार्यकाल कैसे रहते हैं? अब 4 साल हो गए उनके कार्यकाल को। मैं योगी जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और उनके काम करने का एक विशेष प्रकार का ढंग है। सवेरे 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वह लगातार काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अधिकारियों के साथ बैठकें करते हैं। कोरोना को लेकर ही उनके मॉडल को दुनिया के कई देशों ने सराहा, विदेशी मीडिया ने भी प्रशंसा की। इसके अलावा जो अन्य समस्याएं हैं, लोगों को रोजगार देने की समस्याएं, रोजी देने की समस्याएं, उन पर भी योगी जी की सरकार सचेष्ट है और उनके मन में कोई छुपाव नहीं रहता। ये उनका व्यक्तिगत गुण है कि अगर किसी संदर्भ में वह आपसे असहमत हैं तो वो असहमति प्रदर्शित करते हैं और अपनी विचारधारा के प्रति, अपनी नीतियों के प्रति कठोरता से प्रतिबद्ध बने रहते हैं। आम जनता में उनकी प्रशंसा होती है, लोग उनको सुनने आते हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर भी योगी जी को सुनने और योगी जी को देखने की लालसा सब तरफ बढ़ी हुई है और अल्प समय में, लगभग 4 साल होने को है, तो इस अल्प समय में योगी जी ने सफलता के, कीर्ति के, आम जनता की सेवा के, बिजली और पानी जैसी समस्याओं के आधारभूत समाधान, इस पर बड़ा लंबा काम किया है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच गई है। ये पहली बार हुआ हमारी पूरी जिंदगी में कि जब बिजली वाले किसान के घर गए कि आप कनेक्शन ले लीजिए निःशुल्क वाला, पैसे बाद में देते रहना। पहले तो ऐसा था कि किसान और पीड़ित व्यक्ति जाता था बिजली विभाग में और वहाँ प्रयास करता था कि हमको कनेक्शन मिल जाए। अब उल्टा हो गया, अब वो अधिकारी खुद दरवाजे पर हालचाल ले रहे हैं। यही शौचालयों के मामले में हुआ, अधिकारी खुद मॉनिटर कर रहे हैं, हालचाल ले रहे हैं। तो ये पहला मौका है कि सरकारी तंत्र सीधे आम जनता की सेवा में जुटा हुआ है। ब्राह्मण नाराज हैं, बताते हैं, अखिलेश यादव जी कहते हैं ब्राह्मण नाराज हैं, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। मैं अपने छात्र जीवन से मैंने जातियों को समाप्त करने का आंदोलन लंबे समय तक चलाया है और एक समय ऐसा भी आया कि जब बड़े ग्रुप ने सभा करके हमको कहा कि ये ब्राह्मण ही नहीं है तो हमने जवाबी सभा की तो हमने कहा कि आप ठीक कहते हैं, नहीं है, मैं विधायक हूँ और किसी विधायक का, किसी जनप्रतिनिधि का, किसी सरकारी कर्मी का, आपका, मीडिया का भी, अगर उनकी जाति देखी जाए
तो ये ठीक नहीं। काम देखा जाना चाहिए और जाति के आधार पर विचार नहीं होना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र है, अपने कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण नाराज हैं, कुछ लोग कहते हैं, और कुछ लोग गणित लगाते हैं इस बात का कि कितने ब्राह्मण आईएएस हैं, कितने ब्राह्मण आईपीएस हैं। तो इससे कोई बात नहीं बनती। आपने मुझे कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ, ये उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा पद है। उत्तर प्रदेश के डीजी पंडित जी हैं, अवस्थी जी हैं। उत्तर प्रदेश के गृह सचिव अवस्थी जी हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी तिवारी जी हैं। भारत के संविधान के प्रियम्बल से प्रेरित हैं। वो शुरू होता वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग हैं। हम न ब्राह्मण हैं, न ठाकुर हैं, न वैश्य हैं, न किसी जाति के हैं, न किसी विशेष धारा के हैं। हमारी आस्था भारत के संविधान में है और एक विचारधारा के आधार पर गठित दल हैं। हमारी विचारधारा छुपी नहीं है। अखिलेश जी तो कहते हैं कि सारा काम उन्होंने किया है, फीता योगी जी काट रहे हैं। अब माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारा उनके आदरणीय पिता से बड़ा घरेलू, बड़ा पारिवारिक संबंध था और है, तो मैं उनकी इस बात को काटूंगा नहीं। प्रतिक्रिया हम नहीं समझते कि उचित होगा देना। एमएलसी चुनाव में बहुत सालों बाद हमें लगता है कि दबदबा टूटा होगा, भाजपा जीती है, तो इसको कैसे लगता है? शिक्षक क्षेत्रों में या ग्रेजुएट वाले क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी सामान्यतः चुनाव नहीं लड़ती थी। इस बार पार्टी ने खुलकर चुनाव में हिस्सा लिया और अभी जो ताजे चुनाव हुए हैं विधान परिषद के, तो उन चुनावों का मतदाता या तो ग्रेजुएट या अध्यापक। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि समाज के पढ़े लिखे वर्ग में भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय योगी जी के प्रति कितना लगाव है। ये प्रबुद्धों का मैंडेट दिखाई पड़ रहा है। अध्यापक, लेक्चरर्स, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र के और स्नातक, तो इनका संकेत तो साफ आ गया कि क्या वह सोच रहे हैं और सरकार कैसी चल रही है। वाराणसी में तो हार गए, आपके मोदी जी का क्षेत्र है, स्नातक में आप हार गए। तो ये तो हार जीत हमारे राजनीतिक जीवन का और राष्ट्र जीवन का अंग है। कहीं हम जीतेंगे, कहीं हम हारेंगे, लेकिन हार जीत दोनों में देश सेवा के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखना। हम व्यक्तियों की पार्टी नहीं, व्यक्ति की पार्टी नहीं, हम तो एक विचारधारा के आधार पर काम करने वाले दल हैं। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए आपको क्या लगता है लोकतांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखने के लिए विपक्ष की कितनी बड़ी भूमिका होती है? विपक्ष के अभाव में संसदीय व्यवस्था की कल्पना नहीं हो सकती। जब संविधान बन रहा था, अंतिम दिन जब बन चुका था, 25 नवंबर 1949, 26 नवंबर को प्रवर्तित हुआ। उस दिन डॉक्टर अंबेडकर का बड़ा भावुक भाषण हुआ था संविधान सभा में, और उन्होंने कहा था कि अब हम एक गणतंत्र होने जा रहे हैं, एक राष्ट्र। अब यहाँ सारी बातें हम इन संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से हल करेंगे। हमको कोई कष्ट है तो हम डीएम से कहेंगे, डीएम से कष्ट है तो फिर और ऊपर कहेंगे, और ऊपर जाएंगे, सरकार से कष्ट है तो अखबार में जाएंगे। तो तमाम तरीके हैं जिनके माध्यम से हम अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं, और जो विपक्ष होता है वो असहमति का व्यक्त करने का शीर्ष मंच है। यूरोपीय विद्वानों ने विपक्ष के 3 काम बताए हैं संसदीय परिपाटी में। पहला, टू प्रपोज द गवर्नमेंट। हम विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि किसी भी कार्य में, नीति में, किसी भी मुद्दे पर अपनी सलाह सरकार को दें कि आप ये सुझाव मैं दे रहा हूँ, और वह सुझाव आप लोगों को भी बताएं ताकि जनता भी जाने कि ये सुझाव दिए गए। तो ये हुआ टू प्रपोज। फिर दूसरा हुआ कि अगर सरकार नहीं सुन रही है आपकी बात और आप ये सिद्ध कर रहे हैं कि हमारी बात ठीक है, सुझाव नहीं मान रही, तो फिर सरकार को अपोज करने का टू प्रपोज पहला, दूसरा टू अपोज, फिर सरकार का विरोध होना चाहिए। और फिर यूरोप की संसदीय परिपाटी कहती कि फिर भी सरकार न सुने तो आम जनता को बताकर
सरकार को हटाने का संकल्प लेना चाहिए। लेकिन पक्ष और विपक्ष में बेहतर तालमेल रहे, इसके लिए विशेष व्यवस्था कोई करना चाह रहे हैं आप? मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। प्रत्येक 6 माह बाद विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा इसकी बैठक जरूरी है। ये संवैधानिक बाध्यता है। कोरोना महामारी के दौरान ये बड़ी चिंता थी कि इस संवैधानिक बाध्यता को राज्य विधानसभाएं अथवा लोकसभा कैसे पूरा करेगी। इस गिनती में सबसे पहले हमारा नंबर आया, उत्तर प्रदेश का। उस गणना में 6 महीने पूरे हो रहे थे। हमारे पास कोरोना जैसी महामारी के बीच सदन संचालन का कोई अनुभव नहीं था। पहला कोरोना बिल्कुल नया, इस तरह की कोई महामारी आई नहीं जहां पर हम इस तरह के अनुभव से सीख सकते थे। हमने विपक्ष को सबसे पहले निमंत्रण दिया। सत्र बहुत दूर था, विपक्ष को पहले निमंत्रण दिया और बैठाया और हमने कहा, सभी नेता विपक्ष के शामिल हुए। हमने कहा कि कोरोना महामारी है, सत्र अपरिहार्य है, क्या करना चाहिए। सबने अपने सुझाव दिए और सुझाव देते हुए मैं तो प्रशंसा करूंगा उस बैठक की। सुझाव देने के बाद भी कहा कि चूंकि ये महामारी का प्रश्न है, इस तरह से हमारे सुझावों को जहाँ कहीं आवश्यक हो छांटते हुए, काटते हुए आप अपने ढंग से सदन चलाएं। और फिर निर्णय लिया गया कि सभी माननीय विधायक कोरोना की जांच करा कर आए। सबने स्वेच्छा से जांच कराई। हमने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अपने सचिवालय के सभी कर्मचारियों का, अधिकारियों का कराया। तो ये एक नया अनुभव था और विपक्ष लगातार सहयोग कर रहा था। फिर हमने विपक्ष की बैठक बुलाई कि अब क्या करना है। विपक्ष ने सहयोग किया। तो सामान्यतया यहाँ विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं होगा कि आप पत्रकार भी रहे थे, तभी आपने कवर किया होगा विधानसभा, आज विधानसभा अध्यक्ष हैं, कि जनता में विश्वास, वो सत्र का विश्वास नहीं आ पा रहा। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं चाहे वेल से कोई बाहर चला जाए या अनुपस्थित हो जाए या किसी कारण से ये जो विश्वास होना चाहिए विधानसभा का, सत्र का, वो नहीं जम पा रहा है। ये आप बिल्कुल ठीक बात कहते हैं। आम जनता सदन का हुल्लड़, सदन में प्ले कार्ड्स दिखाना, चिल्लाना, शोर मचाना, इसको पसंद नहीं करती। इसका श्रेय आपको जाता है, हमारे देश के प्रतिष्ठित मीडिया को जाता है। उसकी रिपोर्टिंग ने जनता को सजग किया है। तो लोग जो बहुत व्यस्त रहते हैं वह भी टीवी खोल कर बैठ जाते हैं, कौन चिल्ला रहा है, कौन बदतमीजी कर रहा है, कौन व्यवहार ठीक नहीं कर रहा है। जन जागरूकता से राजनीतिक दलों के कार्य, आचरण और सोच पर प्रभाव पड़ता है। भारत में ये पिछले 20-25 साल से ये प्रवृत्ति बढ़ी है कि हमारे प्रतिनिधि सदन के भीतर जाकर क्या करते हैं। गैर हाजिर तो नहीं रहते, सोया तो नहीं करते, और जो प्रतिष्ठित समाचार माध्यम हैं वह पूरे परिश्रम सहित सोने वाले का, विधायक का चेहरा भी दिखा देते हैं, चिल्लाने वाले का भी दिखा। जागरूकता बढ़ी है। और मैं सदन संचालन के समय उनको याद कराता हूँ जब वो चिल्लाते हैं कि भाई आपको लोग देख रहे हैं, वहाँ बड़े दुखी होंगे। तो ये मीडिया का अच्छा काम है कि अवेकनिंग, पीपुल्स अवेकनिंग बढ़ी। सदन में बेहतर स्थिति के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाने की सोच रहे हैं, उसके लिए कोई विशेष योजना है आगे? हमने एक कार्यक्रम शुरू में किया था 3 दिन का, और उसके लिए पढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए हमने सभी दलों के सीनियर्स को बुलाया था। समाजवादी पार्टी से माता प्रसाद पांडे जी पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनको बुलाया था। अम्मार रिजवी को बुलाया था, सभी दलों के सीनियर्स को। और वो कार्यक्रम 3 दिन चला था। तमाम वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर जी सहित दिल्ली से आए हुए थे। हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद जी हैं, उनके जिम्मे भी एक क्लास था। मैंने भी स्वयं संचालन करने के अलावा प्रश्नों पर एक क्लास लिया, उससे कुछ लाभ उनको हुआ था। पहला काम हमने किया जो इसके पहले संभवतः नहीं हुआ, कि हमने पत्रकार मित्रों को भी बुलाया कि विधानसभा के कार्य संचालन की बारीक बातें आप सीखिए। तो वो कार्यक्रम हुआ और उसके शिक्षक के रूप में हमने किसी राजनेता को नहीं बुलाया। हमारे राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार अनेक, उनमें से एक का नाम याद आ रहा, बीबीसी में रामदत्त त्रिपाठी जी, ऐसे अनेक पत्रकारों को हमने अध्यापक के रूप में वहाँ प्रस्तुत किया। मैं केवल संचालन करता रहा।
आपने जाति की राजनीति की बड़ा विरोध किया है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि जाति एक सच्चाई हो गई है? टिकट देने से लेके, पार्टी बनाने से लेके, ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हो गया है और इससे आप छुटकारा नहीं पा सकते बनस्पति उत्तर प्रदेश की राजनीति में? मैं आपकी आधी बात मानता हूँ, आधी से इनकार करता हूँ। आधी बात यह है कि ये सच्चाई है कि समाज में जातियाँ हैं और कहीं कहीं जातियों के आधार पर भी टिकट दिए जाते हैं, लेकिन मैं इसे असंभव काम नहीं मानता। पॉलिटिकल वर्कर, राजनीतिक कार्यकर्ता, उसको रहता है कि ये काम जल्दी हो जाना चाहिए, साल भर के भीतर, 2 साल के भीतर, 4 साल के भीतर। और कुछ जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं तो उनका एजेंडा 1.5-2 साल का नहीं होता, कई पीढ़ी का होता है, और वो भविष्य की चिंता में लगातार प्रयासरत रहते हैं और कभी निराश नहीं होते। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, लोग मेरी बात सुनेंगे मेरे मरने के बाद। तो जिसका इतना बड़ा एजेंडा हो तो वो सामाजिक परिवर्तन के काम को बहुत आदर्श तरीके से ले जाएगा। मैंने अपने यहाँ बहुत काम किया, अभी भी मैं काम करता हूँ इस दिशा में लगातार। स्वयं जाता हूँ उनके घर, बैठता हूँ, हालचाल लेता हूँ, गाड़ियाँ घटा देता हूँ, बहुत काम किया। तो हमारे यहाँ तो हमने रिजल्ट इसका पाया कि लोग अन्य मुद्दों को लेकर वोट देने की बात सोचते हैं। आप बड़े पत्रकार रहे हैं, आपके सैकड़ों लेख निकले होंगे, आप कवि भी रहे हैं, साहित्यकार भी हैं, अब विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, तो कितना अंतर पाते हैं पहले से जब शुरुआत की होगी आज की स्थिति में, और कैसे सब मैनेज करते हैं सब चीज़ें? समय का प्रबंधन है तो कठिन काम, क्योंकि लिखने में एकांत चाहिए, राजनीतिक काम के लिए भीड़ चाहिए। प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ता उस दिन बहुत प्रसन्न होता है जिस दिन उसके बाद बहुत भीड़ आती है, और कभी कभी झुंझला जाता है, परेशान होता है कि हमारे पास भीड़ बहुत आ रही है, अब क्या करें। तो अगर 2-3 दिन भीड़ ना आई तो फिर चिंतित होता है कि भीड़ क्यों नहीं आ रही है। ऐसा होता है। तो भीड़ से बात करना, जनसंपर्क बनाए रखना, लगातार कार्यक्रमों में हिस्सा लेना, और जहाँ कहीं हमारे मन में कोई विषय आया उस विषय पर पुस्तक लिखना, कई अखबारों में कॉलम हमारे नियमित हैं उनके लिए लिखना। तो ये इसको बहुत प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं हुई, इसलिए कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति के पास 24 घंटे ही हैं। इन्हीं 24 घंटों का इस्तेमाल करते हुए कोई पाइथागोरस हो जाता है यूनान का, इन्हीं का प्रबंधन करते हुए महात्मा गांधी जी पूरे विश्व में वरेण्य हो जाते हैं। इन्हीं 24 घंटों का प्रबंधन करते हुए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भारत की तमाम समस्याओं पर एक साथ काम करते हैं। 24 घंटे का प्रयोग आपने भी किया और उसमें एक प्रतिष्ठित दायित्व पर आप काम कर रहे हैं। तो समय सबके पास बराबर है। प्राथमिकताएं मनुष्य स्वयं तय करता है। हमारी प्राथमिकताएं हैं कि हम, पहली प्राथमिकता कि हम विधानसभा के अध्यक्ष हैं। विधानसभा से जुड़ा कोई काम हमको टालना नहीं चाहिए। मैं 4 साल अध्यापक रहा एक कॉलेज में, तो एक दिन भी गैर हाजिर नहीं हुआ, एक दिन भी लेट नहीं हुआ, नो मेडिकल नो कैजुअल। मजाक करते थे हमारे जिले के अधिकारी कि हृदय नारायण जी तो नो मेडिकल नो कैजुअल रहते हैं, कभी बीमार भी नहीं पड़ते। आपके छात्र होंगे वो भी परेशान होते हैं, छुट्टी पर नहीं आते। तो कभी लेट नहीं हुआ। और मैं 5वीं बार विधानसभा में हूँ, इसके पहले विधान परिषद में रहा हूँ। पूरे जीवन में कभी विधानसभा में, विधान परिषद में गैर हाजिर नहीं हुआ, और एक भी दिन ऐसा नहीं है जब 1 मिनट में लेट हुआ हूँ। 11 बजे का सदन होता था, अब तो मैं अध्यक्ष हूँ तो पहले आ जाता हूँ। विधानसभा सदस्य के रूप में मैं सदन में 10 बजे पहुँच जाता था, 11 बजे का सदन, तो तब तक कोई नहीं आता तो मैं तैयारी किया करता था बैठ के। तो कभी कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई। एक दृढ़ता अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाती है कि हम ये करेंगे, तो प्राथमिकताएं ऊपर वाली नीचे चली जाती हैं, नीचे वाली ऊपर। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार से जो उनके ही सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो नाराज हैं। अमूमन ये माना जाता है कि विपक्ष के विधायक नाराज हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों की नाराजगी की बात बीच बीच में आ जाती है कहीं ना कहीं से। ये जो विधायक का पद है
यह ऐसा है ही, क्षेत्र के काम होते हैं, घर के काम होते हैं, तो कभी कभी कठिनाई होती है, लेकिन वह सरकार से नाराज़ हैं इसका ये अर्थ नहीं लिया जा सकता। मेरी हमेशा विधायकों से बात हुआ करती है, संवाद हुआ करता है, और प्रतिदिन इस समय कोरोना के बावजूद 3-4 विधायक तो हमसे मिलते ही हैं। जब कोरोना की परिस्थिति नहीं थी तब तो 70-70, 80-80 विधायक हमारे साथ बैठते थे। तो कोई सरकार के प्रति उनकी नाराज़गी है ऐसा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सभी मंडल के क्षेत्रों में बैठकें कर चुके हैं, वहाँ माननीय विधायक आते हैं, उनको सुने हैं, तो कोई नाराज़ नहीं दिखाई पड़ता। जो प्रदेश के विधायक हैं उनके लिए कोई मैसेज है चलते चलते कि जिससे कि विधानसभा सत्र जो अगली बार हो वो सुचारू चले और उसको समझें कुछ? माननीय विधानसभा सदस्यों से हमारा संवाद बना रहता है, और इस बार की विधानसभा में अनेक नौजवान बहुत पढ़े लिखे आए हैं, बहुत योग्य, और बहुत ऐसे भी आए हैं जो आधुनिक तकनीकी का भी प्रयोग करते हैं, इंटरनेट का, इसका कुछ लोग नहीं करते। तो उनसे हमारी अपेक्षा रहती है कि यह दायित्व संविधान के कृपा प्रसाद से और आपके क्षेत्र की आदरणीय जनता के सहयोग से मिला है। तो विधानसभा में होने वाले किसी भी मौके पर कोई भी काम हो रहा है, बजट प्रस्तुत हो रहा है, श्री राज्यपाल का भाषण हो रहा है, उस पर चर्चा हो रही है, तो विधायकगण उसको ध्यान से सुनते भी हैं और अपने भीतर एक अच्छे विधायक के लिए तैयारी करने का समय निकालें। मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से यही कह सकता हूं कि इस समय कोरोना महामारी है, और जो सूत्र है कि 2 गज की दूरी बनी रहे, मास्क लगा रहे, तो इसका प्रचार वह करें और इसका अनुपालन करें। ये एक राष्ट्रीय चुनौती है। इसके अलावा वह अपने अपने क्षेत्रों के विकास में जुटे हैं, ये मेरे पास सूचना है, और वह एक विधायक के आदर्श को प्रस्तुत करें, जन संवाद लगातार बढ़ाएं और अपनी अपनी विचारधारा के अनुरूप लोक शिक्षण करें। तो ये थे उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी, जिन्होंने अपने विधायकों को कुछ संदेश दिया है, कुछ उपदेश दिया है। उम्मीद है विधायक इसका पालन करेंगे, जिससे कि आने वाले विधानसभा सत्र में जो विश्वास छूटा है जनता के प्रति वो वापस आएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।